है। 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता के मन में प्रेम और विश्वास, उनकी गारंटी पे भरोसा जन जन के मन में है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं सवाल पब्लिक का शो पर। 2024 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता के भरोसे का सबसे बड़ा टेस्ट सफल हुआ है। खुद नरेंद्र मोदी के शब्दों में आज की जीत की हैट्रिक ने 2024 के हैट्रिक की गारंटी दे दी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में ये जनादेश ऐसे समय में आए हैं जब विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। खुद को इंडिया बताने से लेकर विपक्ष ने मुफ्त वाली गारंटियां, जितनी आबादी उतना हक जैसा नारा और तो और मोदी को पनौती जैसे शब्दों से नवाजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के नतीजों में उत्तर के हिंदी बेल्ट में बीजेपी को मिली सफलता और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस इकोसिस्टम नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिबेट खड़ी करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बन आ रही है, वहां भी बीजेपी को एआईएमआईएम से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। कामारेड्डी सीट पर बीजेपी के टिकट पर के वेंकट रमना ने मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर और तेलंगाना कांग्रेस के चीफ रेवंत रेड्डी को हरा दिया। सवाल पब्लिक का है कि क्या 2023 के ये नतीजे 2024 की गारंटी हैं? 23 में 3 सरकार, क्या 24 में 400 पार? आज यही है सवाल पब्लिक का। इस चुनाव में राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता ओबीसी कार्ड खेलने में लगे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के जाति वाले दांव को यह कहकर चुनौती दी कि मेरे लिए गरीब, महिलाएं, किसान और युवा ये 4 जातियां हैं। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के विजय संदेश में भी यही बात दोबारा दोहराई है। सुनिए उनका ये बयान। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। प्रधानमंत्री ने आज अपने बयान में इंडी गठबंधन के नेताओं को भी आईना दिखाया है और कहा कि जीत की ये हैट्रिक 2024 में भी जारी रहेगी। सुनिए उनका ये भी बयान।
ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। और ये चुनावी वर्ल्ड कप क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बाद आया और मैं आपको बताना चाहती हूं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में था कौन कौन। सबसे पहले कैप्टन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाइस कैप्टन अमित शाह, क्योंकि रणनीति कैसे बनती है चाणक्य बीजेपी के हमेशा ये रहते हैं और इनके साथ निभाते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना काम। फिनिशर योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कई रैलियां की और इसके अलावा फील्डर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, फील्डर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में। और जिस तरह के चुनावी नतीजे आए हैं ये टीम बिल्कुल वर्ल्ड कप जीत गई, चाहे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमारे हाथ लगा या ना लगा हो। इसके अलावा जितने सांसद भी उनके साथ गए, राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, हिंदी बेल्ट में इनका टोटल सफाया। अरविंद केजरीवाल चारों राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़ा, 1% से कम टोटल वोट पड़े हैं 4 राज्यों में और 99% जमानत जब्त की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन अपना डेटा फाइनलाइज कर रहा है तो जमानत जब्त है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए पूरी तरह से साफ हो गया है, जहां बहुत लड़ाई थी मध्य प्रदेश में और केसीआर भारत राष्ट्र पाने चले थे, तेलंगाना राष्ट्र भी गवा चुके। ये तो रहा इस चुनाव का हाल। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में कहानी बदलने में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बधाई आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रणाम। और क्या कहें आपसे। धन्यवाद नविका जी। जी, और हम शुरू से यही बात कर रहे हैं और आप पूरी कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि हम अप्रत्याशित लेकर आएंगे सीटें, जबकि सारी दुनिया कह रही थी कि ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। क्या आपको भी अंदाजा था कि 164 सीटें आएंगी? नविका जी, मैंने सदैव आपसे निवेदन किया है और आप स्वयं मध्य प्रदेश के कैंपेन में उपस्थित नहीं रह पाई, नहीं तो आप और हम आमने सामने चर्चा कर लेते। लेकिन मैंने सदैव कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से सत्य आपसे सदैव कहता हूं कि मेरा भी ये अनुमान नहीं था कि इतनी प्रचंड बहुमत 2/3 की मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रदान करेगी। तो पहले आपके चैनल के द्वारा
मैं मध्य प्रदेश के मेरे सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूं और उनके सामने नतमस्तक हूं कि उन्होंने जो इतना भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और ये विश्वास हम दिलाते हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। मैं दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 18 साल मेहनत मशक्कत के आधार पर हमने काम किया है, वैसे ही विकास और प्रगति का निरंतर दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लाते रहेंगे। कारण इस इतनी प्रचंड बहुमत का क्या रहा आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी या राहुल गांधी का जाति वाला फ्लॉप कार्ड जो बिल्कुल फ्लॉप हो गया तीनों राज्यों में, और तेलंगाना में भी कहीं पर ट्रैक्शन खास मिली नहीं? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पे ही ये नतीजा तीनों राज्यों में संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी केवल नहीं, लेकिन उनका दिल का रिश्ता एक एक हमारे देश के नागरिक के साथ हर एक राज्य में और देशव्यापी, उसी का फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड बहुमत के आधार पर तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इस प्रचंड बहुमत से हमारी सरकारें बनी हैं। उनके नेतृत्व के आधार पर जो विकास और प्रगति एक एक राज्य में आया है, और डबल इंजन की सरकार के आधार पर ही, और इसलिए जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इस पूरे चुनाव में बहुत तरह की बातें कही गई, बहुत पर्सनल अटैक्स हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने तो आपको इतना तक कह दिया कि छोटे कद के कुछ लोग हैं। आज जब इतना स्वीट होता है, स्वीट सक्सेस जो आपके पास है, आप क्या जवाब देंगे? नविका जी, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 3 सालों से कांग्रेस के द्वारा जितने भी अपशब्द मेरे और मेरे परिवार के प्रति इस्तेमाल किए गए, इतनी गालियां दी गईं, इतनी बद्दुआएं दी गईं, इतने श्राप दिए गए, और ये उस वातावरण में, जिस वातावरण में मेरे पूज्य पिताजी ने अपना जीवन का बलिदान जिस पार्टी के लिए दिया था, और मैंने यही कहा था कि उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की जनता जवाब देगी, और 2020 के उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की जनता ने जवाब दे दिया था। और उसके बाद 3 साल मैं चुप रहा, और मैंने कहा था कि इस चुनाव में भी मध्य प्रदेश की जनता और ग्वालियर चंबल की जनता जवाब देगी, और मैं मानता हूं कि ये जवाब कांग्रेस के लिए उनके मुंह बंद करने वाला जवाब है। और जहां तक एक नेत्री का सवाल है, जिन्होंने मेरे कद के संदर्भ में बात की थी, और जिन्होंने मेरे परिवार पर कलंक, पूर्ण परिवार पर, इतिहास जो परिवार का देशभक्ति का रहा है, उस पर कलंक लगाने की कोशिश की थी, उनके कद का जवाब और उनका ही कद उनको ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा दिया था। पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया था, और अब मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है इस चुनाव के नतीजे के आधार पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वही चुनाव है जहां कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने और राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। एक बार नहीं, कई बार बार किया। ट्वीट के जरिए बोलते हुए सारे स्पोक्स पर्सन्स, प्रवक्ता इस बात को बार उजागर करते थे कि प्रधानमंत्री पनौती हैं। आज उन्हें क्या जवाब देंगे? एक ऐसे देशभक्त के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करेगा, तो जवाब प्रदेश और देश की जनता उस राजनीतिक दल को दे देगी।
और मैं मानता हूं कि इन चुनावों के नतीजे के रिजल्ट वही सटीक जवाब है ऐसे तत्वों के लिए जो देशभक्ति नहीं लेकिन स्वतः भक्ति में पूर्ण रूप से अपने आप को विसर्जन करके बैठे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे 2018 के चुनाव के बाद। इस बार फिर मुकाबले की टक्कर थी। लोग कहते थे कि बीजेपी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी खेल रही है, केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है चुनाव में, कांग्रेस के पास बढ़त है, अनुभवी नेता हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे। क्या लगता है, अनुभव काम नहीं आया या आपसी जो लड़ाई थी कपड़े फाड़ने वाली वो कारण था कांग्रेस के पतन का? मुद्दा क्या रहा जिससे कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ गई? नविका जी, अब मैं कांग्रेस के ऊपर विश्लेषण नहीं करूंगा क्योंकि आपको मालूम है कि मैं क्रिकेट का प्रेमी हूं, क्रिकेट का खिलाड़ी हूं, मेरे पूज्य पिताजी भी थे। और क्रिकेट से अगर एक चीज सीखी जाती है तो स्पोर्ट्समैनशिप सीखी जाती है। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन जीत में भी एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। और आज के इस दिवस पर कांग्रेस हारी है। उन्होंने लड़ाई लड़ी, गलत लड़ाई हो या सही लड़ाई हो, उसका जवाब प्रदेश की जनता ने उनको दे दिया है। लेकिन आज आपके मंच से मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनकी हर गाली, उनके हर बद्दुआ को मैंने स्वागत करके अपने छाती पे लिया है, पर जवाब में मैं केवल उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप वो 3 इडियट्स वाला गेट वेल सून शायद रवैया अपना रहे हैं। 2024 के जो चुनाव होंगे, आज के परिणामों का उस पर क्या असर होगा? आप किस तरह का रास्ता देखते हैं 2024 में? 2024 में नविका जी, मैं स्पष्ट आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश में स्थापित होगी। देश की जनता के आशीर्वाद के साथ एक ऐसा नेतृत्व सदियों बाद देश को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो प्रदेशों को, देश को, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व स्तरीय नेतृत्व आज भारत से उभरा है। और उस नेतृत्व को उभारने के लिए, उस नेतृत्व के हाथ को मजबूत करने के लिए मैं मानता हूं कि 140 करोड़ जनता में एक एक व्यक्ति आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार 2024 में पूर्ण रूप से देश में स्थापित होगी। देश को अग्रसर करने के लिए, भारत को विकसित देश बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और विश्व पटल पर भारत को उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री जी के हाथों को एक एक देश का देशभक्त व्यक्ति उनके हाथों को मजबूत करेगा। सिंधिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट आई वांट टू से अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत बधाई हो टाइम्स नाउ, नव भारत और टाइम्स नाउ और हमारे सारे समूचे दर्शकों की तरफ से इस प्रचंड बहुमत के लिए और स्पेक्टैक्युलर विक्ट्री के लिए जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपको और आपकी पार्टी को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद नविका जी। आपके साथ हर बार रहने में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से शुभ रात्रि और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के लीडर हैं, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं,
वारिस पठान जी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आज सुबह से आपने सत्य बोला है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि अब तक कोई तलवार कांग्रेस में निकली जो आपकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ी हो, क्योंकि आपको इसका अंदेशा था? और दूसरी बात, आपने कहा यह सनातन का श्राप है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये बात आप दुनिया को ज्यादा बता रहे हैं या चाह रहे हैं कि कांग्रेस में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और आप जैसे लीडर्स की बात सुनने का अभाव है उसे पूरा कर रहे हैं? देखिए नाविका जी, मुझे जो कहना था वो मैंने ट्विटर पे कह दिया, एक्स पे कह दिया, और जो उसका भाव है, जो उसका भावार्थ है, जो उसका शब्दार्थ है, वो आप भी समझ गई और सारा देश समझ गया। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना है वो जो मैंने बोला है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चलती है और अभी तक चल रही थी। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रही थी और सबकी पार्टी है। कांग्रेस किसी एक जाति की, किसी एक धर्म की, किसी एक वर्ग की, किसी एक भाषा की पार्टी नहीं रही है, इसीलिए वो कांग्रेस है। और लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार जो हार रही है और ये जो परिणाम आए हैं, तो ये परिणाम मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये बीजेपी नहीं जीती है। ये हम अगर कहें कि बीजेपी की बहुत खूबियां थीं इसलिए वो जीत गए, मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की गलतियां हैं। कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रबंधन, कांग्रेस पार्टी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कांग्रेस पार्टी के अंदर वो उसका चुनाव का संचालन, कांग्रेस पार्टी के लोगों के बयानबाजियां, और ख़ास तौर से दो चीज़ों को मैं, वैसे तो किसी भी चुनाव के जीतने और हारने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इस हार का मैं मुख्य रूप से दो कारण मानता हूँ। एक सनातन का विरोध और दूसरा ये जातिवाद की जो राजनीति है ये, क्योंकि इस देश ने कभी जातिवादी राजनीति को स्वीकार नहीं किया। और जातिवादी राजनीति का सबसे बड़ा कार्ड खेलने वाले अगर कोई नेता थे देश में, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उन्होंने जब मंडल लागू किया तो बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, तमाम देश में जातिवाद का जहर फैल गया, आगजनी हुई। अगर जातिवादी राजनीति को देश स्वीकार करता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्तियां लगी होती और उनकी पूजा हो रही होती आज, मगर नहीं हुआ ऐसा। उनका हश्र क्या हुआ कि आज उनकी समाधि कहाँ है, लोग उसको भूल गए, जानते भी नहीं हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि कोई रीजनल पार्टी अगर एक जाति की बात करे, हमारी समझ में आता है, कोई दूसरी जाति की बात करे वो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस, ये तो गांधी की कांग्रेस है, ये अगर जाति की बात करे तो समझ में नहीं आता। अगर हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति जो उस जाति को रिप्रेजेंट करता है, अपने समाज के उत्थान के लिए कोई बात करे तो समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तमाम लीडरशिप एक इस तरह से 6 महीने से रीजनल पार्टी के एजेंडे और कुछ लोगों के उस एजेंडे के ग्रिप में आ गए कि वो जितनी बाकी जातियां थीं और बाकी जो लोग थे उस पूरे सेक्टर को नाराज़ कर दिया, जिसका हमें नुकसान छत्तीसगढ़ में हुआ, हमें राजस्थान में हुआ, हमें मध्य प्रदेश में हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि सनातन धर्म जो है उसके बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत की आत्मा है सनातन, और सनातन क्या है? जो सभी धर्मों को साथ लेके चलता है, सभी वर्गों को साथ लेके चलता है। हमारे यहाँ विश्व बंधुत्व का उद्घोष हुआ, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र आत्मसात किया हमने ही सारी दुनिया को कहा ना, हमने ही सारी दुनिया को कहा, आयम निजय परोवेत गणना लघु चेत सामुदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने कहा। तो जो भारत वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा करता है, विश्व बंधुत्व का नारा देता है, वो भारत और सर्वधर्म संभाव की बात करता है। हमारे यहाँ प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सब हम कहते हैं। तो जो भारत सनातन के इस स्वरूप की व्याख्या करता है, वो भारत में उस सनातन को सबसे ज़्यादा जो फॉलो करने वाले व्यक्ति थे वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की छाती में जब गोली लगी और धरती पर गिरे तो महात्मा गांधी के मुंह से शब्द निकला, हे राम। तो जो महात्मा गांधी से बड़ा सेकुलर नेता कौन हो सकता है?
तो महात्मा गांधी और जब राम की बात कर रहे उसी हैं, राम के और अब खिलाफ जो तमाम कांग्रेस हमारी पार्टी में की कुछ लोग अपनी घुस आए राजनीति हैं, जब चली उन्होंने जाती कब्जा है कर तो लिया है, खामियाजा वो राम का नाम सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल। लेट मी फिनिश नाविका जी, 5 सेकंड और दे दीजिएगा क्योंकि आपके चैनल पे बड़े बड़े विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जो कांग्रेस गांधी के रास्ते पे चल रही थी, तो वो कांग्रेस तो राम की कांग्रेस होनी चाहिए। राम राज्य की कल्पना थी महात्मा गांधी की। अब वो कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे आ गए, राम का नाम लो तो चिढ़ जाते हैं, हिंदू का नाम लो चिढ़ जाते हैं, गंगा की बात करो चिढ़ जाते हैं, गाय की बात करो चिढ़ जाते हैं, गायत्री की बात करो चिढ़ जाते हैं। तो ऐसा परसेप्शन बना कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है। उसका नुकसान भारी रूप से हमें देखने को मिला। जयवीर शेरगिल, आचार्य प्रमोद कृष्णम शायद एक इकलौती ऐसी वॉइस है कांग्रेस पार्टी में जो कह रही है उन्हें कोई सुन नहीं रहा। इससे पहले G23 बना था, लोग छोड़ कर चले गए, लेकिन कांग्रेस ने, लीडरशिप ने नहीं सुनी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप इस बात पर सहमत हैं कि ये मोदी की गारंटी है, इसीलिए पूरा हिंदी हार्टलैंड जो है वो भगवा हो गया है, या ये कांग्रेस की गलतियों की वजह से बीजेपी को ये जीत मिली है? नाविका जी नमस्कार। 2-3 बातें कहना चाहता हूं और जो आचार्य जी ने कहा उस पर भी टिप्पणी करूंगा। सबसे पहले आपने अपना वाक्य क्रिकेट का उदाहरण देके शुरू किया। तो क्रिकेट का देखिए, भाजपा ये मैच इसलिए जीती है क्योंकि भाजपा मेहनत करती है, प्रैक्टिस करती है, पिच को समझती है और फिर चौके छक्के मारती है। कांग्रेस पार्टी ना तो पिच को समझती है और ना ही बल्ला कैसे और किस दिशा में घुमाना चाहिए उसको समझती है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री ने जो आज पाखंडी अलायंस पे बात रखी कि कैसे सब एक इकट्ठे हो गए मौका परस, वो बात सुन के मुझे एक हिंदी की कहावत याद आ गई कि गिद्धों की सभा लगने से गांव वीराने नहीं हुआ करते। तो ये बात स्पष्ट है कि 15 अगस्त 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ही लाल किले पे तिरंगा लहराएंगे। अब ये जीत क्यों हुई? कहते हैं कि दूसरे की लकीर की तरफ ना देखो, अपनी लकीर लंबी खींच दो। मोदी जी ने लकीर, विकास की लकीर इतनी लंबी खींच दी है कि कांग्रेस कहीं गुम गई है और थक गई है और अब हमारा मुकाबला नहीं कर पा रही। जब हर नल में जल पहुंच रहा है, हर महिला को सुरक्षा हो रही है, लाडली बहनाओं को फायदा पहुंच रहा है, एक सेफ लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, जनधन के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, किसान का सम्मान हो रहा है, ओबीसी आदिवासियों का भला हो रहा है, तो कांग्रेस के पास कोई ऑल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट और विजन है ही नहीं, इसलिए जीत हुई है। आज मतदाताओं ने माननीय मोदी जी की डबल इंजन की सरकारों पे मोहर लगाई है और कांग्रेस जो वोट की चोट मिली है क्योंकि कांग्रेस की तुष्टीकरण और वादा खिलाफी वाली राजनीति पे चोट पहुंचाई है। और वारिस पठान जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, तेलंगाना में जो आपका होम स्टेट है। नाविका जी सिर्फ 5 सेकंड जी नाविका जी सिर्फ 5 सेकंड जी जयवीर, एक बात कहना चाहूंगा आचार्य प्रमोद जी ने, क्योंकि मैंने भी कांग्रेस में एक लंबा, क्यों आचार्य जी की एक बात से मैं फर्क रखता हूं। आचार्य जी ने कहा ये गांधी की कांग्रेस है, नहीं, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दरबारियों की, चमचों की, उनके सिक्योरिटी गार्डों, उनके सेक्रेटरियों की कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है जिसका मतदाता भरोसा खो चुका है। आज कांग्रेस के गठबंधन के साथी उनमें विश्वास नहीं रखते तो वोटर कहां से रखेंगे? अखिलेश यादव चालू और धोखेबाज कह रहे हैं। ममता जी का ट्वीट या बयान आया है, कांग्रेस की गलतियां हैं। उमर अब्दुल्ला कश्मीर में बैठे कांग्रेस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो ये पाखंडी गठबंधन भूल जाए चुनाव जीतना। सत्य तो यह है कि कांग्रेस के पांव से नीचे जमीन निकल चुकी है, पर इस बात का इनको यकीन नहीं है। मनोज यादव जी, मुद्दा सारा आकर रुकता है कि मेरे से सवाल किया, उसके पास कहां चले गए नविका जी? आप आ रही हूं नविका जी, मेरे से सवाल किया, कंप्लीट करो ना। जितने वोट उतना ही सवाल। हाँ। आ रही हूं। वो घुस गया जयवीर शेरगिल, तो आप उधर चले गए। पर जिसकी हाँ, वो 5 सेकंड बोल रहा तो आपने उसको टाइम दे दिया। जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी वाले प्रिंसिपल पे चल रही हूँ। वारिस पठान जी, आप मेरे से नाराज बहुत होते हैं। आप मेरे से नाराज बहुत होते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो मुझे बॉयकॉट करती है, एक तरफ आप है जो मुझे डराते धमकाते रहते हैं।
आ रही हूं आपके पास, क्योंकि ऐसी बात उठाई जयवीर शेरगिल ने। कनेक्टेड सवाल पूछ रही हूं मनोज जी से, फिर आपके पास आ रही हूं। मनोज जी, सवाल यह है कि क्या अलायंस पार्टनर्स अब कांग्रेस में विश्वास रखते हैं? अखिलेश यादव जी ने तो पहले भी विश्वास नहीं दिलाया था, क्योंकि उन्होंने चालू चिरकुट लीडर तमाम चीजें कहीं अलग लड़े। आज इतनी चोट खाने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर सकती है कि बाकी जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, ये सब अब चुपचाप आकर लाइन में खड़े हो जाएंगे और अलायंस बना लेंगे? आज इस बात पर सबकी नजर है। देखिए नविका जी, जो इंडिया अलायंस बना वो इसलिए बना था क्योंकि कोई एक राजनीतिक दल पूरे देश में नहीं है जो बीजेपी को हरा सके। अगर कोई एक दल होता, कोई एक विचारधारा होती, कोई एक नेता होता, या कोई एक मुद्दा होता, या कोई एक प्रदेश होता जो बीजेपी को हरा लेता, तो इंडिया गठबंधन दल की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब वो सवाल मेरे ख्याल से बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जो ये कहते थे कि अगर कांग्रेस तीनों राज्य जीत जाएगी तो फिर समाजवादी पार्टी का क्या होगा, बसपा से गठबंधन हो जाएगा और कांग्रेस एकला चलो की राजनीति करेगी। ये सारे सवाल मेरे ख्याल से अब या तो सामने आने चाहिए या तो गायब हो जाने चाहिए, दो ही बातें होंगी। लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जो प्रमोद जी ने कहा, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा, वो बात मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, और मुझे समझा दें कि जो सनातन पे टिप्पणी आई वो दक्षिण भारत से आई, और दक्षिण भारत का राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता मिल गई। उत्तर भारत में जहां पे बीजेपी के गढ़ थे, छत्तीसगढ़, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हमेशा बीजेपी इसमें हमेशा अपर हैंड के साथ पॉलिटिक्स कर रही कई दशकों से। वहां पे बीजेपी ने पुनः स्थापित कर लिया अपने आप को। तो जहां कहा गया था वहां कुछ असर हुआ नहीं, यहां हो गया। अगर बीजेपी के अंदर कुछ ऐसी बात होती तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को यहां जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं समझ पा रहा हूं। आप समझ नहीं पा रहे मनोज यादव जी, तो 2024 में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आप समझना चाह ही नहीं रहे। आप इसलिए नहीं समझना चाह रहे क्योंकि आपके यहां भी स्वामी प्रसाद नहीं, अब मैं बोल लूं, एक मिनट मैं बोल लूं और मैं बताऊंगी क्यों कह रही हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में है, वो भी ऐसी टिप्पणी करते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि अगर आपको एक भी सीट मध्य प्रदेश में नहीं मिली तो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से नहीं मिली? दूसरी बात, आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना में बीजेपी का वोट डबल हुआ है, वहां AIMIM कम हो गई है, और बीजेपी 7% वोट शेयर से 14% पे चली गई है। तो वारिस पठान जी, चाहे वो हिंदी हार्टलैंड हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, बीजेपी हर जगह अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर रही है। क्या ये विपक्षी दल समझ नहीं पा रहे? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो तमाम उन लोगों को मुबारकबाद जो जीते हुए हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। और जो हारे हैं उनके लिए क्या है, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आज हारे, कल फिर चुनाव आएगा, फिर लड़िए। मगर देखने वाली बात यह है नविका जी, हम तो सिर्फ 3 राज्य के अंदर लड़े, मध्य प्रदेश में तो सिर्फ हम 3 सीट पे लड़े, राजस्थान में हम 8 सीट पे लड़े, और तेलंगाना हमारा होम ग्राउंड था, वहाँ 9 सीट पे लड़े। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई, तो ये नहीं बोल सकते कि बीटी में हमने वहाँ पे लड़के हरा दिया, आप तो पूरी की पूरी सीटों पर लड़े थे। राजस्थान में हार गए, वहाँ पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हमारे ऊपर। छत्तीसगढ़ में तो हम लड़े ही नहीं, वहाँ हार गए। अब तेलंगाना के अंदर हम 9 सीट पे लड़े, और मैं तो अब परसों भी कहा था कि मैं लिख के ले लीजिए, 9 में से 7 हम जीत रहे और अच्छी मार्जिन के साथ हम जीत रहे, और हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। लोगों ने हमको दुआओं से, मोहब्बतों से नवाजा, हमको फिर से वापस से वहाँ पे जीत हासिल हुई। हाँ, मुझे ऐसा यकीन था कि केसीआर साहब वापस से तीसरी मर्तबा सीएम बनेंगे, कि उन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया था, 10 साल में डेवलपमेंट का वर्क किया था। बीआरएस पार्टी को लोग वोट देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कांग्रेस को वोट दिया लोगों ने, मगर ऐसा नहीं कि हमारे वोट परसेंटेज कुछ कम हुए, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। हमारा जो पहले वोट परसेंटेज था, आज भी आप अगर देख लेंगे तो आप हमारे कह रहे वोट परसेंटेज हैं वैसे मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ नहीं गए, आपके गढ़ में सेंध नहीं लगी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से पूछूंगी,
क्या ये सत्य है या फिर कोई चश्मा मैंने बोला ही किधर अभी तक? रंगीन कांच वाला लगाया हुआ है वारिस पठान जी ने? नविका जी, मुझे लगता है कि अरे नविका जी वारिस पठान जी, समय कम है। अच्छा बोलिए बोलिए। समय मैं कम नविका है। जी- हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। समय नविका बहुत जी, है एक नविका तो- जी। अरे मैं तो नविका जी आपके दुख दर्द का साथी हूँ। जब सबने आपको छोड़ दिया था, मैं आपके कांधे से कांधा मिलाकर साथ में खड़ा था। मुझे छोड़ने वालों का हाल देख लीजिए। लेकिन बहुत धन्यवाद, आप मुझे सपोर्ट करते हैं। 5 सेकंड थैंक यू वेरी मच जी। नविका जी, हर्षवर्धन, देखिए, बिल्कुल। आज आपने दो स्टार जो की तरह पंक्तियां आपके है ना, बड़ी शानदार कही। एक तो ये कि जो लोग नारा लगाते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो भैया सीट है नहीं, वोट है नहीं, वो कहोगे 1-1 घंटा भाषण करेंगे टीवी पे, कैसे होगा? ये आपने पूरा नहीं कहा, मैं कह देता हूं। दूसरा, आपने कहा कि जिन्होंने हमको छोड़ दिया उनका हर्ष देख लीजिए। दरअसल देश की जनता को इन लोगों ने छोड़ दिया है। ये बेहद शर्मसार करने वाला है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये गांधी का देश होने से बहुत पहले से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मजाक बनाने वाले, सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले, और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि ठीक है डीएमके कुछ कर ले रहा होगा, उसको कुछ लाभ मिल रहा होगा, लेकिन अभी केसीआर हार जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में 2 गुना हो जाती है। और उसके बावजूद अगर दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि अरे भाई भारतीय जनता पार्टी तो साउथ से गायब हो रही। आज भी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में कांग्रेस से बड़ी पार्टी है लोकसभा सांसदों के लिहाज से, फिर भी अगर कोई ये बात कह रहा है। और मुझे तो आश्चर्य होगा कि शायद दक्षिण भारत से पूरी तरह से गायब हो जाए, उसके बाद भी कोई मिलेगा, कहेगा कि अरे देखो इस राज्य में कहीं एक सीट है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है, वो म्यूनिसिपैलिटी में तो देखो कब्जा है हमारा। कुछ उसी मनोदशा में पहुंच गए हैं ये लोग। और सबसे जो अच्छी बात इन चुनावों की रही, फ्रीबीज पॉलिटिक्स खारिज, कास्ट जाति पॉलिटिक्स जनगणना खारिज, हिंदू मुसलमान करना खारिज। जीता क्या इस चुनाव में? इस चुनाव एक और बात कहूंगी, भ्रष्टाचार पर भी सपोर्ट मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और सबसे बड़ी बात आशुतोष जी, मैं आपसे पूछूंगी, सबसे बड़ी बात कि एक बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री ने कहा ये मोदी की गारंटी। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बाकी सारे मुद्दे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लाइन कहीं लोगों के दिल में घर कर गया, और क्या इसका असर 2024 पर पड़ेगा? देखिए नविका जी, ये बात तो उन लोगों को करनी चाहिए जो सनातन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सनातन का एक अपमानजनक तरीके की एक बात हुई, और उसके बाद इस देश की जनता ने जो बीजेपी सरकारों की जो उपलब्धियां थी, जो उनका काम था, सब भुला दिया और सिर्फ नकारात्मक के आधार पर चुनाव। ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से चुनाव का आकलन करने की कोशिश है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अगर आप मध्य प्रदेश का खाली उदाहरण ले लीजिए, तो वहां 6.1% की ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पिछले 18 सालों में। अनप्रेसिडेंटेड है, नेशनल एवरेज से 3.9% ज्यादा है। क्या इसका फायदा उनको नहीं मिल रहा था? क्या जो इलेक्शन मैनेजमेंट था उसका फायदा नहीं मिल रहा था? क्या जो एग्रेसिव कैंपेनिंग थी उसका फायदा नहीं मिल रहा था? तो ये जो हम बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि चूंकि एक आदमी ने सनातन के बारे में कोई टिप्पणी कर दी, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ऐसा नहीं था कि एक आदमी ने कहा, बहुत से लोगों ने तो सस्टेन्ड कैंपेन चलाया। लेकिन अगर आप जानते हैं कि हर चीज का फायदा मिल रहा था, तो ये निकलकर भविष्यवाणी पहले क्यों नहीं आई? ये सब कुछ हम सबको आज क्यों समझ आ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता है, और मैं हमेशा यही कहती हूं, जनता है, ये सब जानती है, पब्लिक है, ये सब पहचानती है, और पब्लिक ने मोहर लगाई है नरेंद्र मोदी पर। और यही कह रहे हैं हमारे आज दर्शक भी। संजय मिश्रा भदोही से कह रहे हैं, क्रिकेट के पिच पर बल्लेबाज नहीं टिके तो मोदी जी को पनौती बता दिया। आज राजनीति की पिच पर ना टिक पाने पर कांग्रेस किसे पनौती कहेगी? अजीत पुरोहित जबलपुर से कह रहे हैं, क्या ये रिजल्ट 2024 के लिए मतदाताओं की स्पष्ट दिशा नहीं दिखाता? और संजय प्रजापति मुंबई से कह रहे हैं, नाविका जी, कांग्रेस क्या अब भी समझ पाएगी कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना उन्हें हमेशा कितना भारी पड़ता है? और पटना से लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को यह तय नहीं करना चाहिए कि उन्हें सत्ता चाहिए या गांधी परिवार।
ये जनता कह रही है और जनता जो कह रही है वो सबके सामने साफ है। लेकिन क्या विपक्ष इसे समझ पाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी इस पर अमल कर पाएगी, कुछ बदल पाएगी? खैर, अब अगले कुछ हफ्तों में सारा मूड और सारी नजरें इसी बात पर रहेंगी, क्योंकि कल से शुरू है संसद का सत्र और फिर तलवारें खिंच जाएंगी। आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम हैं टाइम्स नाउ नवभारत और आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं सवाल पब्लिक का शो पर। और आज पूरे दिन हमारी सारी इलेक्शन प्रोग्रामिंग देखने के लिए और आपके हौसले अफजाई के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।